नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आयकर जो आपके फर्स्ट पेपर है बीकॉम पार्ट सेकंड में ABST पेपर में आपका फर्स्ट पेपर है सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके परिचय और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आयकर भारतीय राजस्व का एक बहुत बड़ा पार्ट है, यानी जो इनकम सरकार की इनकम है उसमें आयकर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आयकर एक तो महत्वपूर्ण आय का साधन है, दूसरा ये है देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस ऐसा कर है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, अर्थात कराघात इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड करापात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। प्रत्यक्ष करों में आयकर एक महत्वपूर्ण कर है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब ये है कि जो टैक्स देने वाला व्यक्ति और वहन करने वाला व्यक्ति दोनों एक ही है, इसका दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में अप्रत्यक्ष कर से ऐसे कर से हैं जिसका करापात एवं कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। ऐसे कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, परंतु वह ऐसे कर को वस्तुएं और सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है, जैसे GST है, उत्पाद शुल्क इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर में जो टैक्स देने वाला व्यक्ति, टैक्स को वहन करने वाला व्यक्ति दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे टैक्स चुकाने वाला अलग होगा, टैक्स को वहन करने वाला अंतिम उपभोक्ता ही होगा। जैसे कोई हम बाज़ार से वस्तु खरीदते हैं तो उसमें GST हमें चुकाना पड़ता है, तो हम उपभोक्ता हैं, तो हमने उस GST को उस दुकानदार को चुकाया, दुकानदार ने उस GST को पहले ही या बाद में पेड कर देगा। तो चुकाने वाला तो दुकानदार हो गया और वहन करने वाले हम हो गए। तो इसमें यही होता है, चुकाने वाला अलग होता है और वहन करने वाला अलग होता है। अब जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 है। अब हम पढ़ते हैं आयकर का दायित्व, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट पॉइंट इसका है एक कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। असेसमेंट ईयर में इस टैक्स को लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है यह कर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। टोटल इनकम पर इसको हम इसकी टैक्स लगाएंगे। कुल आय की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। जो कुल आय की गणना है वो इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। गत वर्ष की आय पर कर है वो हमेशा गत वर्ष की आय पर ही लगाया जाएगा। कर की दर प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। जो इनकम टैक्स की दर है वो प्रतिवर्ष बजट में वित्त अधिनियम द्वारा वित्त मंत्री द्वारा यानी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। TDS और एडवांस टैक्स। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यदि इनकम जनरेट होने वाली जगह पर ही अगर टैक्स काट लिया जाता है तो वो TDS होता है। अगर ये प्रावधान है कि एडवांस टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो यानी अग्रिम कर टैक्स 31 मार्च से पहले चुका देते हैं, वो एडवांस टैक्स हो जाता है, यानी इस ईयर का एडवांस में टैक्स चुका देंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आय फर्स्ट हमारी है आय। आय किसे कहते हैं? तो आयकर अधिनियम में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई है, यानी इस एक्ट के अंदर कोई भी परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। आय की परिभाषा देने में कर जांच आयोग टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने भी अपने आप को असमर्थ पाया है। कुछ सिद्धांत जो उच्च न्यायालयों के नियमों पर आधारित है के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आय मुद्रा में है अथवा मुद्रा तुल्य है।
आय आय के लिए अनिवार्य है कि या तो वह मुद्रा में हो या उसको मुद्रा में बदला जा सकता हो या मुद्रा में तुल्य हो, तो ही उसे हम आय मानेंगे। दूसरा पॉइंट है आय का साधन निश्चित होना। शीर्षक है निश्चित होना। आय के किसी साधन यानी किस निश्चित साधन से प्राप्त हुई है तभी उसे आय माना जाएगा, अन्यथा वह आय नहीं होगी। आय के निश्चित साधन आय के विभिन्न शीर्षक होते हैं। तो 5 शीर्षक है, वो आगे इस क्लास के लास्ट में इस शीर्षक में बताऊंगा। तो आय का साधन निश्चित होना चाहिए, यानी उस शीर्षकों के अंतर्गत ही होना चाहिए। यदि कोई आय किसी भी शीर्षक में नहीं आती तो वह आय नहीं होगी। फिर है आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। आय हमेशा बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। कोई व्यक्ति स्वयं से आय प्राप्त नहीं कर सकता, खुद से आय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई क्लब अपने सदस्यों को दी गई सेवा के बदले में उसे चंदा प्राप्त करता है तो वह चंदा अथवा इस चंदे में सेवा करने के बाद बची हुई राशि आय नहीं कहलाएगी। अगला पॉइंट है कानूनी और गैर कानूनी आय में कोई फर्क नहीं, यानी आय के लिए आयकर की दृष्टि से कानूनी और गैर कानूनी आय में कोई फर्क नहीं होता। गैर कानूनी आय जैसे तस्करी है या फिर काला बाजारी है, कुछ भी है, उससे कानूनी आय की तरह ही कर लगाया जाएगा। और कानूनी आय के संबंध गैर कानूनी आय के संबंध में कर के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा सकती है। अगला पॉइंट है आय में नियमितता का होना आवश्यक नहीं। रेगुलरिटी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इनकम नियमित नहीं हो सकती। अगर नियमित प्राप्त हो सकती है और अनियमित भी हो सकती है, जैसे साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, मासिक है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये मासिक नियमित रूप से ही हो। जैसे लॉटरी है, जुआ है, ये भी आय का ही एक पार्ट होता है। अगला है विवादास्पद आय पर भी आयकर। अगर कोई ऐसी आय है जिसके स्वामित्व के ऊपर विवाद हो तो विवाद के आधार पर कर निर्धारण को टाला नहीं जा सकता। तो विवादास्पद आय पर डिस्प्यूटेड इनकम है, उस पर उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा जो व्यक्ति उस आय को प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट है व्यय से छुटकारे की आय को आय नहीं मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यय से छुटकारा मिल जाता है तो वह उसकी आय नहीं मानी जाएगी। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत उपहार आय नहीं। व्यक्तिगत उपहार आय नहीं, कुछ दशाओं में इसे आय माना गया है। सामान्य जैसे शादी विवाह के उपहार, जन्मदिन के उपहार इत्यादि को आय नहीं माने जाएंगे, परंतु वित्त अधिनियम 2006, 2009, 2010 के संशोधन के अनुसार कुछ दशाओं में व्यक्तिगत उपहार को भी आयकर श्रेणी में होंगे। इसके लिए हम अन्य साधनों से आय वाला अध्याय जब पढ़ेंगे उसमें विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। अब नेक्स्ट है संभावित आय को आय नहीं मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति के व्यापारिक रहती है विनियोग अथवा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इसे आय नहीं कहेंगे। जब किसी संपत्ति को बेचा जाता है तब लाभ की राशि को आय कहेंगे। अगर कोई ऐसी कोई संपत्ति जिसका मूल्य बढ़ गया तो मूल्य बढ़ने पर उसको हम आय नहीं मानेंगे जब तक वो संपत्ति को बेचता नहीं है। अगर बेचता है तो जो लाभ है वह टैक्सेबल हो जाएगा। आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही कर योग्य होना, भले ही वास्तविक प्राप्ति बाद में हो। ऐसी आय प्राप्ति का अधिकार मिल गया है, हमने उपार्जित कर ली है इनकम और आय प्राप्ति हमें अधिकार मिल गया है, तो ऐसी आय कर योग्य हो जाती है, चाहे वो बाद में मिले। अब हम देते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परिभाषाओं में व्यक्ति के अंतर्गत
पर्सन यानी या तो इंडिविजुअल हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी, फर्म, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी नगर निगम, नगर निकाय, इस प्रकार की संस्थाएं भी व्यक्ति में शामिल है। थर्ड पॉइंट हमारा करदाता। करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए दायी हो वह करदाता कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर निदान वर्ष, असेसमेंट ईयर। कर निदान वर्ष के लिए 1 अप्रैल, कर निदान वर्ष 12 महीने की अवधि से है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। वर्तमान में कर निदान वर्ष पुस्तक के अनुसार पाठ्यक्रम जो हमारा है अभी उसमें कर निदान वर्ष असेसमेंट ईयर हमारा 2021 होगा। और कर निदान वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाएगा। अब अगला पॉइंट है गत वर्ष। गत वर्ष से प्रीवियस ईयर से अभिप्राय ऐसे आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार गत वर्ष से आशय कर निदान वर्ष के तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष है, यानी जो 2021 से पहले वाला वित्तीय वर्ष 19-20 है वो हमारा गत वर्ष होगा। इस गत वर्ष की इनकम पर ही इस असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम जो कृषि से आय होती है वही होगी सकल कुल आय, GTI। सकल कुल आय से अभिप्राय उस आय से है जिसकी गणना करदाता के निवास स्थान के आधार पर आय के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत की गई है। जो आय के विभिन्न हेड्स है उसमें जो हमने आय की गणना की है, जिसमें हानियों की पूर्ति संबंधी समायोजन कर दिए गए हैं, परंतु जिसमें धारा 80C से 80U के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो हमने लेस नहीं किए थे, तब तक की आय है वो सकल कुल आय यानी ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाएगी। अब नेक्स्ट है कुल आय, टोटल इनकम। GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U के अंतर्गत जो भी कटौतियाँ हैं वो कम करने के बाद जो आय बचती है वह कुल आय, टोटल आय कहलाएगी। इस पर ही हम टैक्स की गणना करेंगे, कुल आय पर ही टैक्स की गणना होती है। अब आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। आकस्मिक आय में ऐसी आय है जिसकी कोई निरंतरता नहीं होती, जैसे लॉटरी है, वर्ग पहली है, घुड़दौड़ है, ताश की खेल है, शर्त है, जुआ है इत्यादि में जो जीती गई राशि है वो हमारी आकस्मिक आय कहलाएगी। ये भी आय का ही एक पार्ट है। अब जो मेन पॉइंट है हमारा आय के शीर्षक यानी हेड्स कौन कौन से। फर्स्ट हमारा हेड है वेतन से आय, सैलरी। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनमें उनको जो सैलरी मिलती है या फिर दूसरे कोई भी जो सैलरी वाला पार्ट है सब इसमें आएगा। मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति को किराया देने से जो इनकम होती है वो इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में आएगी। व्यापार अथवा पैसा, व्यापार और पैसे से जो लाभ होता है, व्यापार यानी बिजनेस हो गया, पैसा यानी प्रोफेशन जैसे CA, वकील इत्यादि से जो लाभ होता है वो हम इस शीर्षक में लेंगे। नेक्स्ट है पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से तात्पर्य जैसे कोई संपत्ति हमने बेची तो उस पर जो लाभ होता है वो कैपिटल गेन, जो हानि होती है वो कैपिटल लॉस होगी। अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐसी आय होगी जो उपरोक्त चारों आयों में शामिल नहीं होगी। तो ये जो हमारे 5 हेड हैं वो हमारी आय के शीर्षक हैं। अगले चैप्टर में हम अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।